Hello students, welcome back to Prepon. Up to this time we have done the basics of Indian National Congress, and as you know we are doing a series on modern India. So let us now begin freedom struggle, the main component of modern India from which most of the questions in exams are asked. तो आज शुरू करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल में हम प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस और various important information about Indian National Congress we have done. आज इसको ले लेते हैं. So when the Congress was formed, then started freedom struggle from 1885 to 1947, and we know there are three phases in freedom struggle. It is one is moderate phase, second is extremist phase, and the third is Gandhian phase. तो पहले 20 साल के बारे में जानते हैं जो moderate phase कहलाता है. तो first of all moderate phase 1885 to 1905, 1885 being the year of formation of Congress, 1905 is partition of Bengal. तो कांग्रेस के बनने से लेकर बंगाल विभाजन तक का जो पीरियड है वो कहलाता है मॉडरेट फेज, नरम दल का समय कहलाता है. इस समय कुछ ऐसे लीडर्स हुए हैं जो अपने डिमांड्स में मॉडरेट हैं, जो अपने मेथड्स में मॉडरेट हैं, और इसलिए उनको हिस्टोरियंस बोल देते हैं द मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी अ बिजनेसमैन, देयर वाज गोपाल कृष्ण गोखले, देयर वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देयर वाज फिरोज शाह मेहता, देयर वाज लाल मोहन घोष, इनिशियली देयर वाज मदन मोहन मालवीय, also Din Shaw Vacha. So many more leaders were there. Prominent among them were Gopal Krishna Gokhale and Dada Bhai Nauroji and Firoz Shah Mehta. तो क्या ये लोग थे, क्या इनके विचार थे, कैसे ये चलना चाहते थे, उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकी बेसिक डिमांड्स क्या थी. क्या इनकी डिमांड्स थी, क्या इन लोगों ने मांगा अंग्रेज़ों से शुरू में. तो सबसे पहले तो काउंसिल्स में रिफॉर्म्स होने चाहिए. मतलब जो काउंसिल्स बनी हुई हैं, सेंट्रल काउंसिल है, प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, विधानसभा या लोकसभा आज की हो जाती है, पार्लियामेंट हो जाती है, उनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि मांगेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इनटू द काउंसिल्स, और बजट पे डिस्कशन, और खर्चा भारत का कम होना चाहिए. यही कुछ बेसिक डिमांड्स हो सकती हैं. कोई भी स्लेव देश सबसे पहले यही मांगेगा कि हमको हमारी संसदों में पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. तो इनकी डिमांड्स क्या थी. सबसे पहले दे डिमांडेड, सबसे पहले काउंसिल रिफॉर्म्स की बात करते हैं. काउंसिल रिफॉर्म्स होंगी तो ही बाकी रिफॉर्म्स आ पाएंगे. तो सबसे पहले हमको काउंसिल्स में घुसना चाहिए. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में थोड़ा बहुत इंडियंस को एसोसिएट किया गया था कि इंडियंस की राय जानने के लिए उनको मेंबरशिप दी गई है, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है. वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, उससे कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं. तो देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट द रेट ऑफ 2 members फ्रॉम ईच प्रोविंस. मतलब जितने भी प्रोविंस हैं उससे हर प्रोविंस से 2 members इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एमपीज बनाए जाएं. मतलब कॉलोनीज का रिप्रेजेंटेशन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी होना चाहिए. इंग्लैंड की तरक्की में, प्रोग्रेस में बहुत रोल निभाती है कॉलोनीज. तो कॉलोनीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, और 2 जो मेंबर्स हर प्रोविंस से इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी होने चाहिए. तो एक डिमांड तो इनकी ये थी. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. आपका ईपीएफओ का पेपर आने वाला है, और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आने वाला है, यूपी पीसीएस भी आने वाला है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत यूजफुल होंगे, ध्यान से सुनते जाइए. तो पहले तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हमारे हर प्रांत से 2 मेंबर जाएं. रिफॉर्म ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद ग्रेटर पावर्स फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. जो सेंट्रल पार्लियामेंट है और जो राज्य की विधानसभा है उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं, मल्टीपल रिफॉर्म्स किए जाएं, और ज़्यादा पावर्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को दी जाए ताकि वो क्वेश्चंस पूछ सके गवर्नमेंट से, अकाउंटेबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर सके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सके, बजट पर बात कर सके. तो हमको नंबर तो हमारा एमपी एमएलए में बढ़ाइए ही बढ़ाइए, साथ साथ हमको एम्पावर भी कीजिए ताकि पार्लियामेंट में हमारा योगदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओबियसली इंग्लैंड में अकाउंटेबिलिटी होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में अकाउंटेबिलिटी होती है,
वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ नदारत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर में कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई सेपरेशन नहीं है, और ये सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्जीक्यूटिव से अकाउंटेबिलिटी ली जा सकती है। ये एक एलिमेंट है किसी भी मॉडर्न गवर्नेंस का कि सरकार और जुडिशरी के बीच में डिफरेंस होना ही चाहिए। चौथा, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन इंपीरियल फ्रेमवर्क। हमको स्वराज चाहिए है, बट हमारा स्वराज कुछ शुरू में हमारा स्वराज अंग्रेजी सिस्टम के अंदर ही हो सकता है। तो वी वांट स्वराज बट विद इन द इंपीरियल फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटेन। हम क्राउन को एक्नॉलेज कर लेंगे, बट स्टिल इंडिया शुड बी रूल्ड बाई इंडियंस ओनली टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो वी शुड बी गिवन स्वराज, हमको स्वराज चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हेड वाइसरॉय है, और जो मेंबर्स हैं वो उसके मंत्री हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बताया था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो गया था, जहां एक एक डिपार्टमेंट डिफरेंट मेंबर्स को एलोकेट किया जाएगा। केनिंग्स रूल्स ऑफ बिजनेस, इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था। तो उसी में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसे हम कह सकते हैं, उसमें 2 इंडियन मेंबर्स होने चाहिए, 1 ईच फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, 1 फ्रॉम मद्रास। एक बॉम्बे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से होना चाहिए और एक मद्रास की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, मतलब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी नंबर बढ़ाइए, हमारा पार्लियामेंट्री हमारी प्रिविलेजेस बढ़ाइए, हमारी ताकतें बढ़ाइए, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमको जगह चाहिए। बजट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बजट है। बजट शुड बी रिफर्ड टू द लेजिस्लेचर्स विद राइट टू वोट एंड डिस्कस इट। बजट आप पेश करते हैं, लेकिन बजट पे कोई पार्लियामेंट का अधिकार नहीं है, तो बजट पे बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और इंडियंस को पूरा अधिकार हो कि उस पर वोटिंग राइट्स हो और उसे डिस्कस भी कर सकें, ताकि भारत का पैसा कैसे खर्च हो रहा है इसमें इंडियंस को भी जानने का अधिकार है और उसके खर्चे को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार है। तो काउंसिल रिफॉर्म्स होंगी तो बाकी रिफॉर्म्स आएंगे, तो सबसे पहले तो हमको काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहिए, ऐसा कह रहे हैं भारतीय। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चेंज इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। अब भारत में जो भी पैसा आप इकट्ठा करते हैं टैक्सेस से, रेवेन्यू वगैरह से, लैंड रेवेन्यू है या टैक्सेशन है, उसमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो भारतीयों पे ज़्यादा भार है उसका, अंग्रेज़ों पे टैक्सेशन का भार कम है, और खर्चा अंग्रेज़ों पे ज़्यादा होता है, भारतीयों पे कम होता है। तो चेंज इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर विच पुट अ हैवी बर्डन ऑन द पुअर while leaving the rich, especially the foreigners, with a very light load। अंग्रेजों पे टैक्स का लोड कम है, भारतीयों पे ज़्यादा है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए और खर्चा भारत के पक्ष में ज़्यादा होना चाहिए। अंग्रेज़ों को ज़्यादा हाई सैलरी मिलती है, वो सैलरी सारी की सारी चली जाती है इंग्लैंड, ये सारा खर्चा भारत से चला जाता है, सारा पैसा भारत से चला जाता है, तो इसमें फ़र्क आप चेंजेस लाइए। रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, एक सबसे बड़ा खर्चा, मतलब जितना खर्चा भारत बजट बनता है उसका आधा तो मिलिट्री पे हो जाता है। इंडियन कॉलोनी की अपकीप, इंडिया के बॉर्डर्स वॉर आप जो करते जा रहे हैं, आपने नेपालीज वॉर की थी, आपने अफगान वॉर की है, आपने बर्मीज वॉर की है, और भारत के बॉर्डर्स आप अपने व्यापार के लिए बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा होता है। वो खर्चा भारत वहन नहीं करेगा, भारतीयों को एक्सपेंशन नहीं चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से सैनिक और पैसा आपकी जो और कॉलोनीज हैं, अफ्रीका में हैं, साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका में जगह जगह है, वहाँ भी भारतीय सैनिक और पैसा जाता है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिड्यूस कीजिए, ये सबसे बड़ा खर्चा है, आधे से ज़्यादा खर्चा आपका मिलिट्री पे होता है। और अगर करना है तो आधा इंडियन गवर्नमेंट भारत से होगा, तो आधा इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी देगी। किसी भी तरीके से खर्चा ख़त्म किया जाए और इसका पैसा भारत में खर्च किया जाए। तो रिडक्शन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड रहती है, बिकॉज द हाईएस्ट जो शेयर था बजट में वो मिलिट्री का था। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, लैंड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होता है टैक्सेशन क्लॉज में, कह सकते हैं। तो लैंड रेवेन्यू में आप कम करिए, इसका भार लोगों पे ज़्यादा है,
किसानों पे ज़्यादा है, तो इस लैंड रेवेन्यू के भार को आप रैयतवारी, महलवारी और जो परमानेंट सेटलमेंट है इसमें आप लोड कम करिए, ताकि भारतीयों को इसमें रैयतवारी और महलवारी में तो बहुत टैक्स आप ले लेते हैं, परमानेंट सेटलमेंट में तो कुछ फिक्स हो चुका है, वहाँ आप नहीं छेड़ते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो इसलिए इसको कम करिए, बहुत बड़ा भार है। चीप क्रेडिट टू द पीजेंट्री थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स खोलिए ताकि जो किसान हैं उनको लोन दिया जा सके, ताकि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके, अपना फ़ायदा बना सके। और इरिगेशन प्रैक्टिसेस को, इरिगेशन सिस्टम्स को आप इम्प्रूव कीजिए। इरिगेशन बहुत डामाडोल हालत में है, बुरी हालत में है। इरिगेशन इम्प्रूव नहीं होगा तो एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव कीजिए, लैंड रेवेन्यू को इम्प्रूव कीजिए, मिलिट्री का खर्चा कम कीजिए। प्राइमरी सेक्टर हो गया। इम्पीटस टू इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, भारत में उद्योग तो बनते नहीं है, उद्योग तो होते नहीं है, सब कुछ इंग्लैंड से आता है, लेकिन हमारी डिमांड है कि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत में इंडस्ट्री को लगाइए ताकि भारतीय उद्योग को भी बढ़ावा मिले, और हो रहा है उल्टा, भारतीय उद्योग को बाकायदा जो है वो भी जो चल रहा है उसको भी बंद किया जा रहा है। तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ द प्लांटेशन लेबरर्स, आसाम में टी गार्डन्स हैं, साउथ इंडिया में टी गार्डन्स हैं, खासतौर से आसाम में प्लांटेशन लेबर पे जो लेबर काम करती है उन पे बहुत अत्याचार होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। वैसे तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास हुआ है 1881 में, फिर 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट पास हुआ है, लेकिन खास बात यह है इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो भी भारत में है वहाँ पर चाइल्ड लेबर, वीमेन लेबर के लिए स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स वगैरह आपने बताए हैं कि बच्चों पे काम नहीं कराया जाएगा, महिलाओं से कम काम कराया जाएगा, और वर्किंग आवर्स लिमिटेड होंगे, हफ्ते में छुट्टी, ये सब आपने रिफॉर्म्स किए हैं, हफ्ते में छुट्टी होगी, ये सब सही है। लेकिन ये सारे कानून जो हैं वो प्लांटेशन लेबर पे लागू नहीं होते हैं। तो प्लांटेशन लेबर जो इंडिया में है या आपकी कॉलोनीज में जो भारत के बाहर है उन पे भी अत्याचार हो रहा है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। प्लांटेशन लेबर की बात भी इन्होंने की है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात तो की है बट कांग्रेस प्लांटेशन लेबर की भी बात कर रही है, जहां पर भारतीयों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत सपोर्ट या शेल्टर नहीं दिया गया है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनके हैं, ये मांगते हैं। ड्रेन जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रिफॉर्म्स इन सर्विसेज, सर्विसेज में रिफॉर्म्स होने चाहिए। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स इंडियंस होने चाहिए। इवन दो यू हैव allowed Indians to become part of civil services, 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये आपको याद होगा, मैंने बताया था। लेकिन ज़्यादा सर्विसेज में ज़्यादा भारतीय आने चाहिए। एक तो वो जो सैलरी मिलेगी वो भारत में खर्च होगी, पैसा भारत में रह जाएगा। अभी तो सिविल सर्वेंट्स आर बेस्ट पेड इन द वर्ल्ड, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट पेड होते हैं, और ये सारा पैसा वो इंग्लैंड भेज देते हैं, तो उनकी जो सैलरी का कंपोनेंट है वो भारत में तो रहता नहीं है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, वो उतने रिस्पॉन्सिव फील नहीं करते हैं भारतीय नीड्स के तहत। तो हमारे इंडियन सिविल सर्वेंट्स होंगे, दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिव टू द इंडियन नीड्स एंड प्रिवेंट ड्रेन। एक तरफ ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बचेगी, साथ साथ उनकी सेंसिटिविटी इंडियन नीड्स की तरफ दूसरे तरीके की होगी। इसलिए जो सिविल सर्विसेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को लिया जाए, सर्विसेज में ये चेंज होने चाहिए। टू होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोथ इन इंडिया एंड इंग्लैंड, आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंडियंस को अलाउ तो कर दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन तो इंग्लैंड में ही होता है, और इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू इंग्लैंड टू टेक दिस एग्जाम विच इज़ अ वेरी टफ एग्जाम इन द वर्ल्ड। तो इसको भारत में भी साथ साथ कराइए, इंग्लैंड में भी कराइए, ताकि इंडियंस भी इस एग्जाम में आ सके। और जो अपियर होने की एज है उसे भी बढ़ाइए। मतलब सर्विसेज में रिफॉर्म्स होने चाहिए इंडियंस, और अभी ये हुआ नहीं है, 1922 के आसपास ऐसा हो पाएगा जब ये एग्जाम इंडिया में भी होने लगेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू द कमीशन रैंक्स इन द आर्मी, आर्मी में इंडियंस को ऊंचे पदों पर आने की अनुमति नहीं है। आपको याद होगा 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियंस को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाएगा, और जो एमुनेशन और आर्टिलरी वाले जॉब्स हैं उनमें तो इंडियंस आएंगे ही नहीं। इसलिए आर्मी में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए और इंडियंस को टॉप रैंक्स, कमीशन रैंक्स में भी जगह मिलनी चाहिए।
और इंडियंस टू बी एडमिटेड इनटू पब्लिक सर्विसेज ऑन ए लार्ज मेजर। और जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो इरिगेशन सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, उन सब में इंडियंस का मेजर बढ़ना ही चाहिए। मतलब इंडियन कंपोनेंट सिविल सर्विसेज या जितनी सर्विसेज हैं उनमें बढ़ाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो कुछ इनकी डिमांड्स इस तरीके की रही। अब ये जो डिमांड्स इनकी हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होने चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, सर्विसेज के रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब इनको रिफॉर्म्स को वो मांग कैसे रहे हैं, इनके मेथड्स क्या कहलाते हैं? तो कई बार इनके मेथड्स पे क्वेश्चन आ जाता है। द मेथड्स वर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब दे एजिटेटेड बट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ लॉ। ये अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं, एजिटेट करते हैं, बट कानून के तहत करते हैं, ये कानून तोड़ते नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहलाते हैं। within the framework of rule of law, which was however a slow, orderly and political process। ये ग्रेजुअली चलना चाहते हैं, they were called gradualists। ग्रेजुअली चलना चाहते हैं, ये अभी धीरे धीरे चलना चाहते हैं। अभी ये नहीं समझते कि फ्रीडम स्ट्रगल उस हालत में है या इंडियन कांग्रेस इस हालत में है कि कन्फ्रंट कर पाए अंग्रेजों को। इसलिए पीसफुल रिफॉर्म्स हमको मिलते चले जाएं, अल्टीमेटली वी शुड बी गिवन स्वराज। तो इसलिए संविधान के दायरे में हम काम करेंगे तो अंग्रेज कांग्रेस को चलने देंगे और उसे सप्रेस नहीं करेंगे, वरना उनके हालात, उनके पास तो ताकत है कांग्रेस को सप्रेस करने की। तो ये बहुत सोच समझ के काम करते हैं, इसलिए कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। सो दे यूज्ड टू वर्क विद दिस थिंग। They believed that their main task was to educate the people, to arouse national political consciousness and to create a united public opinion on political questions. For this purpose they had various meetings। तो क्या करते हैं ये? इनका ये मानना है कि लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना जरूरी है, लोगों को पॉलिटिकली एजिटेट करना जरूरी है। उसके लिए पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए ये मीटिंग्स करते हैं, पेटिशंस ड्राफ्ट करते हैं, प्रेस कैंपेन्स करते हैं, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, लोग आगे बढ़कर आए और लोग भी जाने कि क्या क्या देश में हो रहा है, क्या उनके रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी नीड्स है। तो लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करने के लिए दे यूज्ड टू होल्ड मीटिंग्स, वेरियस पेटिशंस लिखते हैं, अखबारों में निकालते हैं। तो इनका फ्रीडम स्ट्रगल का तरीका लोगों का पैसिव सपोर्ट लेना है, अभी मास मूवमेंट की तरफ ये जा नहीं रहे हैं। तो ये इनका तरीका है, लोगों को एजुकेट करें और एजुकेट करें। दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट थ्रू प्रेस, और इनके सभी लोग अखबार निकालते हैं, अखबारों के जरिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। दे ड्राफ्टेड एंड सबमिटेड मेमोरियल्स एंड पेटिशंस टू द गवर्नमेंट एंड टू द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ब्रिटिश पार्लियामेंट। बाकायदा ये पेटिशंस लिखते हैं, प्रेयर्स लिखते हैं और उनको भेजते हैं भारत सरकार को भी और इंग्लैंड सरकार को भी, ताकि पता लग सके कि भारत में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसलिए कहते हैं इनकी जो पॉलिटिक्स कहलाती है पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पेटिशंस। बाकायदा प्रेयर्स के तौर पे, मतलब ये क्राउन को एक्नॉलेज करते हुए, बेनिवोलेंट मानते हुए ये प्रेयर करते हैं कि भारत में ये चीज़ें होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन हैं उनके साथ वही बर्ताव भारत में भी हो जो इंग्लैंड में लोगों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि क्राउन दोनों के लिए एक है, तो दोनों सब्जेक्ट्स भी एक से होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पेटिशंस। ये एप्लीकेशंस बेस्ड काम करते हैं, ताकि सरकार तक बात पहुंचेगी तो सरकार होगी, क्योंकि दे बिलीव्ड इन द बेनिवोलेंट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये मानते हैं कि क्राउन तो बेनिवोलेंट है, बट ये जो बीच में ऑफिशियल डम है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर हम सीधे वहां तक बात पहुंचा दें तो हमारी बात सुन ली जाएगी। आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था कि एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंग्लैंड में काम करने लगी थी 1889 से, जो एक जर्नल निकालती थी इंडिया नाम का। आपको याद होगा अगर आपने पहला लेक्चर इससे पहले किया है। तो कांग्रेस इंडिया में तो प्रोपेगेंडा करती है, इंग्लैंड में भी करती है, और एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यूज्ड टू ब्रिंग आउट अ जर्नल कॉल्ड इंडिया टू एजुकेट English people also about the problems in India. William Wedderburn played a very important role in British Committee of Indian National Congress, if you remember, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये हर तरीके से बात पहुंचाना चाहते हैं। अभी ये प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मास मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीसफुली चल रहे हैं, बिकॉज दे हैड ए रॉन्ग थिंकिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बेनिवोलेंट इन इंग्लैंड, बट हु आर द रियल प्रॉब्लम इज दीज ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया। अगर बात पहुंचा देंगे तो हो जाए, इसलिए कहते हैं देवर
कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड देवर ग्रेजुअलिस्ट। धीरे चलते हैं, सरकार को एंटेगनाइज नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मॉडरेट कहलाते हैं। इनकी डिमांड्स भी मॉडरेट हैं, मेथड्स भी मॉडरेट हुआ करते हैं, इसलिए इनको नरम दल भी कहा गया। अब ये 20 साल में इस पीसफुल मेथड से चलते रहे तो इनको बेनिफिट क्या करवा, भारत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो पाया। पहले तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार रख देते हैं। ये कहा गया, कुछ ऑथर्स ये लिख देते हैं कि 20 साल में फ्रीडम स्ट्रगल के पहले 20 साल तो कुछ नहीं हुआ, वो यूजफुल थे, यूजलेस थे, फ्यूटाइल थे। तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस बनने से पहले छुटपुट एक्टिविटीज़ तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत होती रहती थी, लेकिन उससे पहले तो ये भी नहीं पता था कि भारतीयों की प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, कौन सी दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को पहले एड्रेस करें ताकि फ़ायदा होने लगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद का फाउंडेशन रखते हैं। जब भारत के सब पढ़े लिखे नेता एक प्लेटफॉर्म पे पूरे भारत की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद जनरेट होने लगता है। आपको याद होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किताब लिखी थी, इंडिया अ नेशन इन द मेकिंग। इंडिया अ नेशन इन द मेकिंग मतलब अभी एक नेशन बन रहा है। इट वॉज अ बुक रिटन बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये नेशन इन द मेकिंग है इंडिया। तो अभी इसे हम पहले कंसोलिडेट कर लें, फिर हम फ्रीडम स्ट्रगल का स्वरूप चेंज कर सकते हैं। तो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कांग्रेस के बनने से भारत में राष्ट्रवाद का आधार तय होता है। तो सबसे पहला तो योगदान इनका ये था कि ये बता पाए कि क्या वो चीज़ें हैं, काउंसिल रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, अगर इन पे हम अटैक करेंगे तो भारतीयों का फायदा होने लगेगा। दे टॉट द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क टू द कमिंग जनरेशंस। कैसे पॉलिटिकल एजिटेशन किए जाते हैं, कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट चलाए जाते हैं, आने वाली जनरेशंस को ये बता पाए, ये मेथड्स होते हैं। बाय द वे कांग्रेस जो सेशन होता था बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। एक ऑथर तो ये लिखते हैं कि कांग्रेस सेशन इस तरीके से चलाया जाता था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की पार्लियामेंट्स हैं वो भी उससे सीख सकती है कि कैसे पार्लियामेंट चलाई जाती है। तो इनिशियल ईयर्स में तो ऐसा ही होता था। तो आने वाली जनरेशन्स को उन्होंने पॉलिटिकल वर्क का आर्ट सिखाया है, मतलब वो समझ पाए कि इस तरीके से हम चलेंगे। आने वाली जनरेशन, तिलक हो या गांधी जी हो, वो वही डिमांड्स करते रहे जिनका आधार तय कर गए थे ये मॉडरेट्स। इकोनॉमिक ड्रेन को इन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया है। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज दैट दे एक्सपोज द रियल डायमेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज दैट लॉट ऑफ मनी यू कैन से इज सेंट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका। दे क्रिटिक लिखते हैं अखबारों में, मैगजीन में, पार्लियामेंट में भी जब ये MP MLA बने हैं खुल के बोलते हैं सरकार के खिलाफ। इकोनॉमिक ड्रेन यहाँ से होता है। गोपाल कृष्ण गोखले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और सेंट्रल पार्लियामेंट में बताया, मैं फाइनेंस मेंबर ने मतलब वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल हमने इतना पैसा बचा लिया, सरप्लस बजट में हमको फायदा हुआ है, बजट सरप्लस है हमारे पास। तो गोखले अपने भाषण में कहते हैं कि ये तो आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि अभी भारत में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर आपने ये कर दिया होता तो जो आप दिखा रहे हैं कि बजट सरप्लस है ये होता ही नहीं, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज पे आप पैसा खर्च करते ही नहीं हैं, तो आप दिखा रहे हैं कि बजट सरप्लस है। तो गोखले वाज द यू कैन से द मोस्ट फाइनेस्ट ओरेटर इन द पार्लियामेंट एट दैट टाइम। तो इकोनॉमिक ड्रेन को ये हर तरीके से, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे किताबें हो, चाहे पैम्फलेट्स हो, चाहे डिफरेंट तरीके से ये उजागर करते हैं। और इकोनॉमिक ड्रेन की बात आती है तो फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये उनकी बुक है, 1901 के आसपास ये किताब आई है। और कैसे प्लासी के बाद से इस समय तक पैसा डिफरेंट फॉर्म्स में भारत से जाता रहा, ये बताते हैं दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे बहुत लोगों ने काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट नाम दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी के अनुसार ड्रेनेज अमाउंटेड टू अबाउट पाउंड 12 मिलियन पर ईयर। एक साल में 12 मिलियन, लगभग 12 से 15 मिलियन एक साल में पाउंड पैसा भारत से इंग्लैंड चला जाता है, ये बताते हैं। और भारत की पर कैपिटा इनकम दादा भाई ने निकाली है 20 रुपये है। ये पर कैपिटा इनकम भारत में भारतीयों की 20 रुपये बताई है दादा भाई नौरोजी ने
ही वॉज फर्स्ट टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियंस। ये दादा भाई नौरोजी ने किया है, यूजुअली एग्जाम में आ जाता है। तो ही बहुत डिटेल में उन्होंने ड्रेन पे काम किया है। ऐसे ही इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक और बुक है, ये लिखी है आर.सी. दत्ता ने। ये भी कुछ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे काम करती है। आर.सी. दत्ता की किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी कुछ ये 1901 में पब्लिश हुई है। ये किताब भी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात 1901 के बाद, मतलब 2-3 ईयर्स लिखे रहते हैं, 1901 के बाद हुई है। और एम.जी. रानाडे एंड जी.बी. जोशी, एम.जी. रानाडे ने एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी अपनी एक किताब निकाली है, उसमें ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। जी.बी. जोशी प्लेड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ऑल दीज पीपल इन द फॉर्म ऑफ दादा भाई नौरोजी, R.C. Datta, M.G. Ranade, G.B. Joshi, they all in their own way brought out the dimension of economic dimension of British rule in India। ये सबसे important contribution था जो logically बहस करने को तैयार कर देता है इंडियंस को, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस करवानी हो अपने लोगों से या भारत की पार्लियामेंट में लोग बहस करते हैं। 1963 में I was reading in a book, 1963 में एक ऑथर P.I. पावलोव ने लिखा है 1963 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने लिखा है कि जो पैसा भारत से जाता है इंग्लैंड, जो पैसा भारत से जाता था इंग्लैंड उन दिनों 1930 के आसपास, वो पैसा यदि भारत में इस्तेमाल होता तो हर साल 3 भिलाई स्टील प्लांट जैसे प्लांट लग जाते हर साल। मतलब इतना पैसा ये भेजते थे कि भारत से इंग्लैंड को। और उस ऑथर ने बोला कि अगर उतना पैसा भारत में रह जाता तो हर साल 3 भिलाई स्टील प्लांट जैसे प्लांट भारत में लग सकते थे और आयरन स्टील प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी आगे आ सकता था। ये बात की स्टडीज़ हैं। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा कंपोनेंट था ड्रेन ऑफ वेल्थ। दैट्स वाई इंडिया विच वॉज वेरी वेरी रिच इन द मुगल पीरियड, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 35 और 25% टू द वर्ल्ड GDP। वर्ल्ड मार्केट में इसका जो ट्रेड में शेयर था वो बहुत कम आज की तारीख में हो जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ मनी वॉज ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, और जिसको एक्सपोज करने में सबसे बड़ा काम किया था मॉडरेट्स ने। एंड ऑन दी होल दे डिड द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द मासेस को वो एजुकेट कर पाए हैं, उनके विचारों में वो ये डाल पाए हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है और कैसे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, क्या वो दिक्कतें हैं। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए 20 साल वेस्ट नहीं गए। आधार तय हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो आधार जिस पर तिलक और गांधी अपना मूवमेंट कैरी ऑन करेंगे। हाँ, डायरेक्ट एजिटेशन या प्रोटेस्ट या मूवमेंट जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है जहाँ तक मॉडरेट उसकी बात है। उधर अपने एजुटेशन से पास करवा पाए हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में कुछ चेंजेस हुए हैं, बट उसको ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक एक्ट तो पास करा ले गए हैं। तो पास हुआ है भारत के लिए अगला कानून इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, जिसमें सेंट्रल काउंसिल में अब और मेंबर्स आ जाएंगे, जितने मेंबर पहले थे उससे ज़्यादा आ जाएंगे, 10 से 16 मेंबर सेंट्रल काउंसिल में हो सकते हैं। ये चेंज हो गया है। ए फ्यू मेंबर्स बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे, नॉन ऑफिशियल्स होंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह उनको नॉमिनेट करेंगे। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, वो अपने अपने शहरों से, अपनी बॉडी से कुछ भारतीयों को नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल काउंसिल में। इस तरीके से कुछ भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा सेंट्रल काउंसिल में। देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। राइट टू डिस्कस बजट पे बहस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, बट नो राइट टू वोट, अभी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। नो राइट टू मूव अ मोशन फॉर इट्स अमेंडमेंट, ना ही तो बजट पे आप वोट कर सकते हैं, ना ही बजट में कोई चेंज करवा सकते हैं। वही गोखले ने कहा कि हमारे हाथ में बोलना तो है, तो लेट अस स्पीक। तो गोखले यूज्ड टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर, जितना क्रिटिकली वो बोल सकते उतना बोलते थे। तो अभी वो अधिकार नहीं मिले हैं, बट गवर्नमेंट के एक्शंस पे क्वेश्चंस पूछने का अधिकार तो मिल गया है 1892 के एक्ट में, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। जैसे आज पार्लियामेंट में होता है कि क्वेश्चन आवर होता है,
है ना, गवर्नमेंट से क्वेश्चन आवर होता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन मेंबर्स कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का अधिकार नहीं है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। इतना तो मतलब 2 कदम तो आगे आए हैं कि बजट पे डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग राइट नहीं है, और आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक आध कदम आगे बढ़ा है। तो ये पास करवा पाए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1892। तो 20 साल में कुछ फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ी है। इस फ्रीडम स्ट्रगल क्या है ये लोग जानने लगे हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये लोग जानने लगे हैं। पार्लियामेंट में भारतीयों का नंबर बढ़ने लगा है, प्रोविंशियल काउंसिल्स में बढ़ने लगा है, बजट पर डिस्कशंस हो सकता है, वो ज़्यादा भारतीय पार्लियामेंट में पहुंचने लगे हैं और सरकार से कुछ प्रश्न भी वो कर सकते हैं। दिस वे फर्स्ट 20 years वर पीसफुल ईयर्स सो फार एज फ्रीडम स्ट्रगल इज कंसर्न। लेकिन 20 साल में कोई मास पॉलिटिक्स नहीं होती है। तो ये जो मॉडरेट्स हैं इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल का आधार तय किया है, लेकिन अभी ये सोशल रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, आम जनता को लेके नहीं चल रहे हैं। जैसे बनर्जी ने बोला है इंडिया नेशन इन द मेकिंग, तो ये कहते हैं अभी हम रेडी नहीं हैं, अभी हम फुल फ्लेजेड मास स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं है, मासेस को पहले रेडी करना होगा। इसलिए मास मूवमेंट ये नहीं चलाते हैं, जो इनका एक ड्रॉबैक रहा। तिलक ने मास मूवमेंट ही आगे चल के चलाए हैं। दूसरा, ये सोशल रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो 2 ड्रॉबैक इनके कुछ ये मान लिए जाते हैं, अदरवाइज दे डिड एवरीथिंग टू ऑगमेंट द फ्रीडम स्ट्रगल। सो दैट वाज दीज पीपल कॉल्ड मॉडरेट्स। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो पॉइंट बेस्ड आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा आते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। दीज आर मॉडरेट नेशनलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एटसेट्रा एटसेट्रा। So this is one more you can say addition to our 50 series for modern India. Soon we will complete it. इसे जल्दी हम complete कर देंगे। इसे आप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। And soon in the month of April I will be solving questions on modern India for you. EPFO पे मैं modern India और prelims के लिए मैं आपके साथ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जल्दी ही मैं इसको शुरू कर दूंगा। So thanks for watching this video. By the way, prepon.in पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर थीम बेस्ड टेस्ट सीरीज विच इज फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर। थीम बेस्ड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, छोटे छोटे थीम्स पे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, इट इज अ वेरी यूजफुल टेस्ट सीरीज। तो थैंक्स अ लॉट for watching this video.